हेलो दोस्तों, कभी कभी इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन होने के बाद भी वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है जो ऑप्शन उसे दिया ही नहीं चाहता। आज हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं वो केस है राजा रघुवंशी हत्याकांड। दोस्तों, आप अब तक इस केस के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अब तक उतना भी नहीं जानते इस केस के बारे में जितना इस वीडियो को देखकर जान लोगे। तो सोनम की फैमिली के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। सोनम के पिता रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के होते हैं और ये पहले आटा चक्की पर काम करते थे। सोनम के भाई गोविंद, जो कि सोनम से उम्र में बड़े हैं, पहले ये इंदौर में किसी कंपनी में काम करते थे, लेकिन फिर सनमाइका की अपनी कंपनी खोली। इस कंपनी की एक यूनिट गुजरात में भी काम करती है। 2020 में स्टार्ट हुई कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही थी। सोनम के फादर भाई सोनम इसी कंपनी में काम करते थे। सोनम एचआर के पद पर काम करती थीं और राज कुशवाहा अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे। अगर हम सोनम रघुवंशी के फैमिली ट्री के बारे में जानें तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है। शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे ने एग्री किया। उसने बोला चाय भी बना के दूंगा, सीखूंगा। पर शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए। अच्छा, इन्होंने एग्री किया ना कि अभी सारे बच्चों ने बेचारे। फरवरी 2025 की बात है। राजा सोनम के रिश्ते की बात चलती है और यह तय हो जाता है कि सोनम की शादी राजा से होगी। यहाँ पर भी सोनम के कुछ पड़ोसियों का कहना है कि उस वक्त घर से लड़ने झगड़ने जैसी आवाज़ें आती थीं। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, शायद इसलिए। गजब की बात ये कि उसने राज के बारे में भी कुछ नहीं बताया कि वो राज से प्रेम करती है, इसलिए शादी नहीं करना चाहती। बस उसने तो सिर्फ ये कहा कि वो बिजनेस में हाथ बटाना चाहती है और वो अभी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो शादी से इनकार कर रही है। लेकिन माँ बाप के दबाव की वजह से उसे शादी करनी पड़ी। हो सकता है उसने अपनी माताजी को ये बात पहले बता दी हो, लेकिन इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता। शादी से पहले ही जब सोनम और राजा के कॉन्टैक्ट एक दूसरे को मिल चुके थे तो राजा सोनम को कॉल करता था तो सोनम उससे बात नहीं करती थी। राजा को ये बात बड़ी अजीब लगती थी और इस बात की शिकायत उसने अपनी माताजी से भी की थी। लेकिन फिर सोनम ने रिप्लाई में ये कहा था कि वो ऑफिस में ज़रूरी कामों में व्यस्त रहती है, इस वजह से वो कॉल रिसीव नहीं कर पाती और फ़ोन पे बात नहीं कर पाती। डाउट था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने मुझे एक बार बोला भी था कि आकाश क्या करूं, एंगेजमेंट तो मेरी जल्दबाजी में हो गई है, बाकी क्या करूं, अभी भी तोड़ दूं क्या एंगेजमेंट, क्योंकि टाइम नहीं दे पा रही है लड़की मुझे, क्योंकि इसका बिजनेस है। पहले ही बोला था कि और बिजनेस मेरा भी है, तो भी मैं टाइम निकाल लेता हूँ, बाकी इसको टाइम कैसे नहीं मिल रहा है मेरे लिए। अब 11 मई को दोनों की शादी हो जाती है। राजा तो काफ़ी खुश दिखता है, लेकिन सोनम को जैसे सांप सूंघ गया हो। कई बार वो राजा उसे हंसाने का नाजायज प्रयास भी करता है, पर एक बार भी सोनम राजा की खुशी में शामिल नहीं हुई। तो फिर राजा को ही लगने लगता है कि वो अभी शांत रहे। अब 12 मई को सोनम राजा के घर आ जाती है और लगभग 4 दिन तक रुकती है और 16 मई को वह अपने घर रवाना हो जाती है। सोनम अपने घर पर भी 4 दिन ही रुकती है और वह फिर 20 तारीख को मेघालय निकल जाते हैं। लेकिन मेघालय निकलने की भी इनकी कहानी बड़ी ही अजीब थी, बड़ी ही रोचक थी, क्योंकि मेघालय की टिकट राजा से पूछे बगैर सोनम बुक कर देती है और फिर राजा को बताती है कि उसने मेघालय की टिकट बुक कर दी। फिर राजा अपनी माताजी से परमिशन मांगते हैं कि सोनम और वो मेघालय घूमने जाना लोगों ने चाहते दिखवाई थी, हैं। जो शास्त्री उनका जो फोन पे बात कर रहा था ना, उन्होंने कुंडली मिलवाई थी। हमने बोला हम 1 साल बाद शादी करेंगे, तो उनके पापा ने बोला कि 1 साल बाद कोई लगन नहीं है इन बच्चे उनकी। फिर हमने बोला ठीक है, करना तो है, अपन कैसे करके कर लेते, 1 साल बाद भी करना अपन को। तो हमको नहीं मालूम था कि जल्दबाजी का फैसला क्या निकलेगा। ये हमको अब समझ में आ रहा है ना, दिमाग तो अब चल रहा है ना। शादी के बाद हनीमून पर जाने का प्लान सोनम का होता है और वो इस प्लान में राजा को भी शामिल कर लेती है। राजा भी सोनम की इच्छा का सम्मान करता है, जबकि वो जानता था कि वो एक ऐसे परिवार से आता है जहां कारोबार तो बड़ा था
पर शादी के बाद ऐसे घूमने का प्रचलन नहीं था। गजब की बात यहाँ ये है कि सोनम के दिल में राजा को मारने का प्लान तो था और वो अपने प्लान को लेकर बिल्कुल क्लियर थी। इसलिए वो राजा से मीठी मीठी बातें करती है कि हम एकांत में ही एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, और मैंने कामाख्या माता से मन्नत मांगी है कि शादी के बाद राजा के साथ माँ के दरबार में घूमने जरूर आऊंगी। रंग भी लाल हो जाता है, यानी जिस समय माता रजस्वला होती है तो उस समय वहां के तालाब और नदियां भी खून से लाल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही इसे दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर नहीं कहा जाता। बहरहाल शादी से 11 दिन पहले ही यानी कि 1 मई को ही सोनम ने राजा को मारने का प्लान बना लिया था। मेघालय पुलिस पूछताछ में यह पता लगाती है कि जब सोनम की शादी फिक्स हो गई थी तभी को लास्ट फरवरी में सोनम हत्या का प्लान बनाने लगी थी राज के साथ मिलकर। लेकिन सोनम ने सबसे पहले अपनी हत्या का प्लान बनाया था कि वो एक तालाब के पास जाएगी, वहाँ स्कूटी रखेगी और ऐसा साबित करने की कोशिश करेगी कि वह डूबकर पानी में मर गई। और दूसरे प्लान में सोनम एक अज्ञात महिला लड़की की हत्या करेगी और गलत तरीके से पेश करेगी जिससे यह साबित हो कि सोनम जल के मर गई। लेकिन ये योजनाएं फेल हो गईं। सोनम की राजा रघुवंशी से शादी हो गई। सोनम ने राजा को 3 बार मरवाना चाहा लेकिन वो हर बार असफल रही। फर्स्ट टाइम उसने गुवाहाटी में ही मारने की कोशिश की थी, सेकंड टाइम नोंग्रियाट में और थर्ड टाइम मावखली में। जब 20 मई को राजा और सोनम घर से निकले थे तो उसके भाई की उन दोनों से बात होती रहती थी। लेकिन अब आता 23 मई। 23 मई को राजा के भाई उसे कांटेक्ट करते हैं लेकिन कॉल नहीं लगती, तो उन्होंने सोचा पहाड़ों की वजह से ऐसा हो रहा होगा। पर 24 मई को भी कॉल नहीं लगा, और लगे भी कैसे, क्योंकि सोनम और विशाल ने राजा का फ़ोन तोड़ के फेंक दिया था। मेघालय में सोनम और उसके साथियों ने जिस जगह राजा की हत्या की वो जगह कुछ ऐसी है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बिल्कुल फ्लैट गहरी घाटियां हैं। ये जगह कुछ ऐसी है कि जब हम ज़मीन पर खड़े रहते हैं तो हमें ऊपर आसमान दिखता है और उसमें कुछ बदल होते हैं, लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर से देखने पर हमें नीचे बादल दिखते हैं। अब आप इस पहाड़ी की ऊंचाई का अंदाज़ा लगा चुके होंगे। गहरी खाई जिसका डेप्थ काफी ज्यादा है। अब आप इस जगह को देखकर समझ सकते हैं कि आखिर सोनम ने राजा की हत्या के लिए इस जगह को क्यों चुना। वेई साबडोंग फॉल्स के पास राजा की हत्या हुई। ये इलाका बिल्कुल सुनसान होता है, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता। शायद इसी का फायदा सोनम ने उठाया था। मेघालय पुलिस ने जब सोनम और उसके साथियों से पूछताछ की तो पुलिस एक बात बताती है कि जब सोनम थोड़े दूर थी राजा से, लेकिन जैसे ही फुल फोर्स से दोनों हाथों से विशाल ने पीछे से राजा के सर में और उसकी पीठ पर चाकू जैसा एक हथियार होता उससे वार किया तो राजा बहुत तेज चीखा और उसका बहुत सारा खून बहने लगा था और वह चीखने लगा था। तो सोनम वहाँ से भाग गई और जब तक कि उन तीनों ने राजा को मार नहीं दिया तब तक सोनम वहाँ लौटकर नहीं आई। क्राइम स्पॉट पर एक सफ़ेद शर्ट भी मिली जो आकाश राजपूत की है ऐसा कहा जा रहा है। जब ये पहाड़ पर चढ़ रहे थे तब एक अपरिचित इंसान के कैमरे में भी कैद हो जाते हैं। राजा सोनम आगे होते हैं और उनसे 20 मिनट की दूरी पर 3 लोग और शामिल थे जो आते हुए दिखाई देते हैं। ये तीनों राजा के कातिल थे। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि राजा से उसकी मौत सिर्फ 20 मिनट की फासले पर थी। जब ये सब हो गया तो सोनम गुवाहाटी पहुंचती हैं और फिर गुवाहाटी से ट्रेन से इंदौर आ जाती हैं। इंदौर में सोनम देवास नाका इलाके में एक किराए के फ्लैट में रुकती हैं। 2 जून को जब राजा की लाश वेई साबडोंग फॉल्स के पास सोहरास इलाके से मिलती है
तो सोनम घबरा जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि राजा की लाश अब कभी नहीं मिलेगी। लेकिन वो तो सड़ी गली हालात में ही सही, लेकिन मिल गई। अब तक पुलिस इसे लूटपाट का मामला समझती है और वो सोनम की तलाश में जुट जाती है। पुलिस को यह लग रहा था कि लुटेरों ने लूटपाट की और राजा को मार दिया और सोनम का अपहरण कर लिया होगा। अब तक मीडिया के जरिए ये खबर पूरे देश में फैल जाती है और सभी लोग सोनम के कुशल होने की प्रार्थना करने लगते हैं। तो वहीं राजा के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम ने इस केस के बारे में आवाज़ उठाई और फिर ये केस बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा धीरे धीरे, और मेघालय के खिलाफ आंदोलन हुए। तो इसलिए मेघालय की पुलिस ने इस केस में बहुत ज़्यादा ही फिर फोकस लगाया। पुलिस को जैसे ही राजा की लाश मिलती है तो पुलिस सोनम की खोज करना स्टार्ट कर देती है। पुलिस सोनम के मोबाइल नंबर की CDR निकालती है तो पता चलता है कि सोनम की बहुत ज़्यादा बात अन्य लोगों से हुई है जो उसके परिवार के भी नहीं हैं। तो फिर पुलिस नंबर को ट्रेस करके राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार करती है। आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार किया जाता है। अब सोनम को भी इस बात का पता चल जाता है कि उसके सभी साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सोनम को भी पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो फिर उसने प्लान बनाया कि अब वो बदहवास हालत में अपने आप को दिखाएगी। सोनम, जो कि इंदौर अपने अलग फ्लैट में रह रही थी, गाजीपुर के लिए निकल जाती है और एक ढाबे के पास रात के करीब 1 बजे जाकर बैठ जाती है। ढाबा वाले भैया से मोबाइल फ़ोन लेकर अपने भैया गोविंद रघुवंशी को कॉल करती है। गोविंद, जो कि सोनम को अभी बेगुनाह मान रहे होते हैं, वो सोनम को सजेशन देते हैं कि वो पास के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करे। और गोविंद से बात करते वक्त सोनम बहुत घड़ियालू आंसू बहा रही होती है। तभी गोविंद ढाबा वाले भैया से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो पुलिस स्टेशन कॉल कर दें। तो पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं और फिर 30 मिनट के बाद लगभग पुलिस आ जाती है। नंदनगंज पुलिस स्टेशन से पुलिस आती है और वो सोनम को अरेस्ट कर लेती है। सोनम को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन वह मेघालय पुलिस को सौंप देती है, क्योंकि ये केस काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलने से ये भी पता चला था कि मेघालय पुलिस सोनम की तलाश कर रही है। सोनम ने मेघालय पुलिस के सामने बड़ी सटीक एक्टिंग की और अपने आप को दुखी और कमज़ोर दिखाने में उसने कोई कसर नहीं की। सोनम को लगता था कि मेघालय पुलिस को कुछ पता नहीं है, जबकि मेघालय पुलिस सोनम का सच पहले ही जान चुकी थी, क्योंकि उसने पहले ही सोनम के साथियों को गिरफ्तार कर लिया था और सोनम की कॉल डिटेल भी उनके पास थी और CCTV रिकॉर्डिंग भी। सोनम ने शुरुआत में पुलिस को बेवकूफ़ बनाने का हर संभव प्रयास किया और कई झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ की चाहे तुम कितनी ही प्रिपरेशन क्यों ना कर लो, वो सच्चाई के सामने आत्मसमर्पण कर ही देता है। सोनम से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सोनम पोपट की तरह सच बोलती चली गई। उसने बोलने का मुख्य सार यह निकला कि हनीमून तो सिर्फ बहाना था, उसका मुख्य उद्देश्य तो राजा को रास्ते से हटाना था। सोनम ने बताया कि राजा अच्छा इंसान था, लेकिन इस शादी को तोड़ने के लिए राजा को हटाना ही जरूरी था। शादी के बाद भी वो राज कुशवाहा से बात करती रहती थी। सोनम ने पुलिस को ये भी बताया कि वो ज़बरदस्ती राज को एक ऐसी जगह लेकर गई कि ये घटना एक दुर्घटना सी लगे। सोनम ने ये भी कहा कि राज तो उस ऊंचे पहाड़ पे भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं ही उसे लेकर गई। सोनम ने कई बातें मेघालय पुलिस को बताईं, जैसे कि सोनम ने मेघालय पुलिस को बताया कि उसे लग रहा था कि लाश कभी नहीं मिलेगी और वो कभी नहीं पकड़ी जाएगी। उसे लग रहा था कि लाश जानवर खा जाएंगे और जब पुलिस को लाश ही नहीं मिलेगी तो सोनम पर मजबूत केस भी नहीं बनेगा और वो बच जाएगी।
सोनम ने यह भी कहा कि 22 मई को राज ने विशाल आकाश आनंद को टिकट बुक किया था और आखिरी समय पे राज ने खुद जाने से मना कर दिया था और वह इंदौर से ही सभी को दिशा निर्देश दे रहा था। लगभग 70% मामलों में गुनहगार हमारे सामने होते हैं। सोनम तीनों साथियों को लोकेशन शेयर करती रही। सुबह के 5 बजे सोनम और राजा ने होटल से चेकआउट कर दिया था। अब सुबह के 5:30 बजे बहुत रेयर होता है कि कोई विपरीत परिस्थितियों में ही करे, लेकिन इन्होंने 5:30 बजे ही चेकआउट कर दिया था। सोनम लगातार 3 साथियों को लोकेशन शेयर करती रही थी। किराए की स्कूटी से सोनम राजा को सुनसान इलाके में ले जाने में कामयाब हो गई और तीनों आरोपी भी वहां आ गए। आकाश दूर से ही निगरानी कर रहा था, जबकि विशाल ने राजा पर गहरे गहरे वार किए। ये तीनों आरोपी प्रॉपर राजा और सोनम का होटल से ही पीछा करते रहे थे। तो दोस्तों, राजा की हत्या वेई सावडोंग फॉल्स के पास हुई थी और फिर जब उन्होंने राजा की हत्या कर दी तो उससे तकरीबन 25 किलोमीटर दूर उस स्कूटी को छोड़ा जिससे सोनम और राजा आए हुए थे। स्कूटी में जीपीएस ट्रैकर लगा था, जो कि स्कूटी के मालिक को पता चला कि स्कूटी अभी कहाँ खड़ी है। स्कूटी को इतना दूर खड़ा करने के पीछे उनकी मंशा पुलिस को गुमराह करने की थी। तो दोस्तों, ये था पूरा केस। दोस्तों, चाहे लड़की हो या लड़का, शादी से पहले जज्बाती होने से कोई फ़ायदा नहीं रहता। आप सामने वाली पार्टी से पूरी इन्फॉर्मेशन लो कि वो किसी और को चाहती या चाहता है क्या। अगर ऐसा है तो वो खुद उसकी हेल्प करेगा उसी से शादी करने के लिए। तो दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई घटना के साथ, और तब तक अपनों का ख्याल रखिए और आप भी अपने आप का ख्याल रखिए, क्योंकि इस दुनिया में जो लोग बहुत अच्छे दिखते हैं वो उतने भी अच्छे नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विश्वास करना छोड़ दो लोगों से, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस अपने साथ रहेगी और अपने लिए ही वो मदद करेगी। और आप अगर समझदार होगे तो कम से कम कुछ हद तक तो अपने खतरों का आकलन कर पाओगे। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और तब तक ठीक है।